Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science class 7 chapter 9 part 1 Soil. If you like the video then please subscribe my channel, like and share it and press the bell icon. Okay, let's start the chapter 9th Soil. My dear friends, soil is a natural resource. Soil is one of the most important natural resources. Then what do you mean by natural resources? Natural resources का मतलब ही क्या है? Natural resource वही होता है which are the resources that are made naturally and cannot be made by human. यानी कि जो नेचर से ही पहले से ही पैदा होकर है, तैयार होकर है and it cannot be made by human. That is called natural resources. ऐसे कितने सारे natural resources हैं, जैसे हमारी वाटर, सनलाइट, फॉरेस्ट, ये सब कोल, पेट्रोलियम, दीज आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेस. तो फिर व्हाट इज रिसोर्स? व्हाट इज ए रिसोर्स? द थिंग्स व्हिच इज यूजफुल एंड प्रोडक्टिव आर कॉल्ड ए रिसोर्स. सपोज ए ह्यूमन बीइंग, इफ he is in use, he can earn money, he can do something useful and productive, then he is a resource. Otherwise we will say this is population explosion. It means the population which are not in use, we will say it as the population explosion. वो एक वेस्ट हो गया. ऐसे ही एक चीज रिसोर्स बनता है. तो फिर सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस. इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्लांट्स के रूट्स को पकड़ के रखता है और प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है. इट इज़ द होम ऑफ मैनी ऑर्गेनिजम्स. सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, इसमें बहुत से ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी आँखों में ऐसे दिखता ही नहीं है. तो सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरल प्रोवाइड्स फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. हमारी खेती बाड़ी के लिए, फसल उगाने के लिए सॉइल इज वेरी मच एसेंशियल. और फिर हमारी रोज़ का जो रोटी, कपड़ा, मकान बोलते हैं, ये सब के लिए इट प्रोवाइड्स अस फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल ऑफ अस. सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. द earthy fragrance of soil after the fast rain is always refreshing. ऐसे हम देखें तो सॉइल हमारे जीवन का अविच्छिन्न अंग है, जिसे हम अपनी लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस को कभी मना नहीं कर सकते. और आपने सुना होगा कि जब बरसात के मौसम में पहली बारिश होता है तो फिर मिट्टी का एक अलग ही सुगंध आता है जो कि सबको बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है हमें. 9.1 Soil teeming with life. One day during the rainy season, Paheli and Bhujo observed an earthworm coming out of the soil. तो फिर एक बारिश हुआ था एक दिन और फिर पहली और भुजो ने देखा कि सॉइल से निकलकर एक अर्थवर्म आ रहा है. पहली wondered whether there was other organisms also in the soil. Let us find out. तो फिर पहली को लगा अगर सॉइल में से एक अर्थवर्म निकल रहा है तो शायद और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे. तो फिर हमें ये देखना चाहिए. इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी 9.1 कलेक्ट सम सॉइल सैंपल्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली. कुछ सॉइल लेते हैं और उसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं. यू कैन यूज ए हैंड लेंस. एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1. ऐसे आप उसको हैंड लेंस के माध्यम से भी देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या है और टेबल 9.1 में ये सारे आप नोट कर सकते हैं. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के साथ आपने क्या क्या देखा वो सब आप डिस्कस कीजिए. आर द सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू. आपके फ्रेंड ने भी कलेक्ट किया, आपने भी कलेक्ट किया कि और आप दोनों की ऑब्जर्वेशंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर कीजिए और देखिए क्या समान होगा. शायद नहीं हो सकता है क्योंकि किसमें कुछ अलग ऑर्गेनिजम्स निकलेंगे, किसमें कुछ अलग, और कुछ हद तक दोनों सेम भी होंगे. भुजो एंड Paheli have used soil in many ways. They enjoy playing with it. It is the great fun indeed. भुजो एंड पहली ने सॉइल को अलग अलग तरीके से यूज़ किया है. सिर्फ इतना ही नहीं, आप बताइए आप सॉइल को लेके क्या क्या करते हैं. यानी कि सॉइल सिर्फ पेड़ उगाने के लिए नहीं है. हम सॉइल में जब छोटे थे कितने सारे खेल खेले हैं आप याद कीजिए. उसमें छोटे छोटा जैसे हमारा बच्चों का घर बनाते हैं और बहुत मज़ा लुटते हैं. ऐसे ही अगर हम देखें तो पॉट में जो है
वो कैसे सुराई मटका वो सब भी तो सॉइल से ही बनाता है ना। अब आपको याद आया कि सॉइल का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। ये सॉइल सोर्स, तो फिर सॉइल का सोर्स हम कहाँ से सॉइल कलेक्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से उसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स हमको मिलेगा। सिर्फ इंग्रेडिएंट्स ही नहीं बल्कि कौन सा प्लांट कौन सा एनिमल्स उसमें। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है गार्डन सॉइल। अब अगर आप गार्डन सॉइल लेंगे तो उसमें कौन सा प्लांट्स आपको मिलेगा, जैसे ग्रास है ना। तो गार्डन में बहुत सारे प्रकार के फूल और फूल के पौधे होते हैं, पर बेसिकली ग्रास होता है। ऐसे एनिमल्स देंगे तो जो कि खाली आंखों में हमको दिखता नहीं है, पर आंट्स का आंट हिल्स होता है, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिसमें आंट्स भरपूर रहते हैं और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो फिर सॉइल फ्रॉम द रोड साइड, अगर रोड साइड से आप सॉइल उठा के देखें तो उसमें क्या मिलेगा, क्या उसमें भी ग्रास मिलेगा, कहीं कहीं ग्रास मिलेगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम हमको फेंके हुए कवर्स पॉलीथीन और ऐसे ही कुछ कचरा भी मिलेगा, क्योंकि रोड में जाते वक्त लोग क्या करते हैं, कचरा फेंकते रहते हैं और उसी का क्या नहीं करते, पर बाद में ये हमारे सॉइल को पॉल्यूटेट कर देता है, जो कि हमें इसीलिए नहीं करना चाहिए। While going on the road, we should take care of the roadside also, and also we should take the responsibility of our own garbage. How to dispose it properly in right place so that we can recycle it and it will not pollute our soil. आइए इस बॉक्स में क्या है जान लेते हैं। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स पॉल्यूट द सॉइल। पॉलीथीन बैग या फिर प्लास्टिक्स हुआ, ये सॉइल को बहुत मात्रा में पॉल्यूटेट करता है, दूषित करता है। दे आल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सॉइल। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं उनको भी हार्म करता है, उनको चैन से जीने नहीं देता। दैट इज व्हाई देयर इज ए डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स। इसीलिए तो अभी पॉलीथीन के ऊपर बहुत सख्त कदम लिया जा रहा है कि जैसे पॉलीथीन को बैन किया जाए। सरकार ने कई बार ये बैन लगा चुके हैं, पर फिर भी हमारी कस्टमर्स उसको यूज़ करते रहते हैं ना। कम से कम आप तो डिटरमिन हो जाइए कि आप नहीं यूज करेंगे बल्कि, ठीक है। तो अदर सब्सटेंसेस व्हिच पॉल्यूट द सॉइल आर ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। सिर्फ पॉलीथीन और प्लास्टिक ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सॉइल को प्रदूषित करता है, जैसे केमिकल्स हुआ, पेस्टिसाइड हुआ। तो फिर ये आता कहाँ से है, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। तो फिर ये आता है जब हम फसल उगाते हैं वहाँ पर केमिकल्स पेस्टिसाइड ये सारा तो यूज करते हैं, या फिर हमारी किसी कारखाना में अगर उसका जो रिलीज वेस्ट निकलता है उसमें टॉक्सिसाइड होता है, टॉक्सिक होता है वो सब वेस्ट। तो फिर बिफोर लिविंग इट टू सॉइल वी शुड ट्रीट इट एंड वी शुड लीव इट सेफ। तो फिर बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल वी शुड ट्रीट इट, वी शुड कीप इट केमिकल्स फ्री सो दैट इट विल नॉट पॉल्यूट आवर सॉइल, जैसे कि हमारे सॉइल इसका ओरिजिनल स्टेट में रहे एंड यूजफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज। हाउएवर पेस्टिसाइड हम यूज करें तो जितना भी चाहे कंट्रोल करें, ये तो हमारी सॉइल को प्रदूषित कर लेता है, इसीलिए जितना कम से कम यूज करें इतना अच्छा रहेगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए। आइए देखते हैं सॉइल प्रोफाइल क्या है। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज्ड। हमारी सॉइल हम जो देख रहे हैं ये तो टॉप सॉइल है, अगर हम अंदर ही अंदर उसको खोलते जाएं, डिग करें, तो हमको फिर पता चलेगा अरे जो सॉइल हम ऊपर देख रहे हैं ना अंदर की ओर वही सॉइल नहीं है, लेयर्स चेंज हो रहा है, यानी कि सॉइल जो है ये लेयर बाय लेयर है। टेक ए लिटिल सॉइल, एक थोड़ा सा सॉइल लीजिए, ब्रेक द क्रम्स विथ योर हैंड टू पाउडर इट, और उसका एक ग्लॉम्स लेके उसको आप पाउडर कीजिए। नाउ टेक ए ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विथ वाटर। एक ग्लास टम्बलर लेके उसका 3/4 वाटर भरिए, ये देख रही है फिगर में कैसे दिखा रहा है, और उसमें वो मिट्टी डालिए तो क्या होगा, एंड देन ऐड ए हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। फिर उसमें आप सॉइल ऐड कीजिए। स्टार इट वेल विथ ए स्टिक टू डिजॉल्व द सॉइल। अब उसको अच्छी तरह घुल मिल लीजिए पानी और सॉइल को। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फिर सॉइल ऐड करने के बाद उसको घुल के कुछ देर अपने हिसाब से उसको स्थिर छोड़ दीजिए, और फिर देखिए कि उसमें होता क्या है। जैसे आप देख रहे हैं ग्लास में कितना लेयर्स आप देख रहे हैं, 5 लेयर आप देख रहे हैं। तो आप किस हिसाब से देख रहे हैं, जिसका वजन सबसे कम है
वो ऊपर तैर रहा है, उसके नीचे जैसे ह्यूमस. ओके, दिस इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट इन इट, सो वी कैन फाइंड ह्यूमस ऑन द टॉप लेयर. उसके बाद आता है वाटर, जो कि थोड़ा क्लियर दिख रहा है, और उसके नीचे आता है क्ले, उसके नीचे आता है सैंड, क्योंकि सैंड का वजन क्ले से ज़्यादा है. क्ले का पार्टिकल्स फाइन होता है और थोड़ा सैंड जो है वो ग्रेनुलर होता है. उसके नीचे आते हैं छोटे छोटे ग्रेवल पेबल्स, जो आप कह सकते हैं. तो फिर हम देखें तो ऊपर से नीचे तक सॉइल पार्टिकल्स का वजन बढ़ रहा है और साइज भी बढ़ रहा है ना. तो आइए देखते हैं बुक में क्या कह रहा है. पॉइंट 1, डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बलर. आपने क्या देखा, डिफरेंट लेयर देखा क्या. तो ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग दिस लेयर्स. आप डायग्राम में ऐसे डिफरेंट लेयर को दिखा सकते हैं. आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स ऑफ एनिमल्स रिमेनिंग फ्लोटिंग ऑन वाटर. हमने देखा कि जो ऊपर फ्लोट कर रहा है ह्यूमस, वो और कुछ नहीं, बस रोटिंग लीव्स एंड डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन्स है, यानी कि या तो मरा हुआ पौधा या फिर मरा हुआ जीव का देहावशेष है. ठीक है, तो ये ह्यूमस क्या है, ये जो रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. ह्यूमस क्या है, रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल. मरा हुआ प्राणी का जो अवशिष्टांश रहता है, रिमेन्स पार्ट रहता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसे कहते हैं ह्यूमस. ये जनरली वी कैन गेट इट इन द टॉप सॉइल. Okay, we'll read in detail about humus. You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. The process is called weathering. Weathering ये बहुत ही एक important process है. What is weathering? When many of us it comes in questions. What is weathering? तो weathering क्या है? ये रॉक से सॉइल फॉर्म होने का जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया चलता है ना, उसे बोलते हैं वेदरिंग. तो ये कैसे होता है, रॉक से सॉइल कैसे बनता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. तो रॉक से सॉइल बनने के लिए पहले क्या होता है, रॉक्स ब्रेक होगा. किसके एक्शन से, ये इतना ब्रेक होता है तो कि एक रॉक बन जाता है सॉइल. आप सोचिए, तो इसमें कौन कौन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, वो है विंड, हवा, वाटर और क्लाइमेट. कैसे, क्लाइमेट क्या है, अपना क्या रोल निभाता है. ऐसे तो बुक में नहीं दिया गया है, पर हम जैसे पहले पढ़े हैं कि जब समर सीजन में जो रॉक है वो एक्सपांड करता है और विंटर सीजन में वो कंट्रैक्ट करता है. तो ऐसे कंट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, ऐसे दिन में देखा जाए तो दिन में वो एक्सपांड करता है, रात में ठंडी की वजह से कंट्रैक्ट करता है. तो कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, संकुचन और प्रसारण होने की वजह से उसमें क्रैक्स आ जाते हैं. फिर वो क्रैक्स में वाटर घुसते हैं, फिर विंड का भी उसका असर होता है. ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे वो छोटे छोटे टुकड़े होने लगता है और बाद में वो सॉइल बन जाता है. तो फिर ये बहुत लंबा कहानी है, बहुत दिन तक चलता है, तभी जाकर रॉक से सॉइल बनता है. इसीलिए को तो हम सॉइल को अमानत मानते हैं, एक रिसोर्स मानते हैं, और जो कि हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस है. द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम व्हिच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट. तो फिर कौन सा प्रकार का सॉइल बनेगा, ये डिपेंड करता है कि सॉइल किस प्रकार रॉक से बना है एंड द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट. तो कौन से प्रकार की सॉइल होगा, उसी हिसाब से उसमें उस प्रकार का वेजिटेशन, यानी कि उस प्रकार का पेड़ पौधे उसमें उगाएंगे, बढ़ेंगे. जैसे अगर क्लेई या लोमी सॉइल हुआ तो उसमें व्हीट और ग्राम बढ़ेंगे, अच्छे तरह उसमें उसका हो पाएगा, हम कल्टीवेशन कर पाएंगे. अगर क्लेई ऑर्गेनिक मैटर्स वाला सॉइल होगा तो उसमें राइस या फिर पेडी अच्छी तरह होगा, जिसमें कि वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है क्लेई सॉइल का. तो फिर उसी हिसाब से कौन से प्रकार का सॉइल है, उसी हिसाब से वहाँ पर वेजिटेशन ग्रो करेगा. आज देखते हैं सॉइल प्रोफाइल क्या है. अभी तक वेदरिंग, ह्यूमस, सॉइल प्रोफाइल क्या है ये आपने, तो हम अभी देखते हैं सॉइल प्रोफाइल क्या है. ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड ए सॉइल प्रोफाइल. ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स, मतलब हमने कहा था
कि सॉइल जो हम देख रहे हैं ये है टॉप सॉइल, उसके नीचे ये टॉप सॉइल ज़्यादा लेंथ तक कंटिन्यू नहीं करेगा। कुछ देर बाद हमको अगर हम नीचे तक एक गहराई तक उसको खोलते जाएं, डिग करें सॉइल को, तो फिर हमें कुछ देर बाद थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर ऐसे ही हमको मिलता जाएगा। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है? वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो डिफरेंट लेयर्स है उसका एक वर्टिकल सेक्शन लेंगे तो उसे कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? हमें डिफरेंट लेयर्स मिलेगा और जिस लेयर का की स्ट्रक्चर हुआ, इसका कलर हुआ, ये सारे एक दूसरे से कैसे डिफर करेंगे ये हमको पता चलेगा। तो फिर आप मान लीजिए जैसे आप एक क्रीमी केक खा रहे हैं, बर्थडे का केक खाते हैं ना, तो फिर केक का एक त्रिकोण में एक पीस काटते हैं तो फिर हमको अंदर का लेयर बाय लेयर पता चलता है कैसा होता है। ऊपर का क्रीम होता है, फिर एक ब्रेड पीस आ जाता है, फिर अंदर एक चॉकलेट का लेयर होता है, फिर एक ब्रेड पीस आ जाता है, एक फ्रूट्स का लेयर होता है, कैसे लेयर बाय लेयर आता है ना। ऐसे ही बस मन में एक चित्र बना लीजिए। वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर्स इन फील मतलब होता है उसका टेक्सचर क्या है? जैसे कुछ फाइन स्ट्रक्चर होगा और कुछ थोड़ा ग्रेन का साइज थोड़ा बड़ा होगा, तो फिर ऐसे उसका कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन ये सारे एक दूसरे से अलग अलग होते जाएंगे और इसी लेयर्स को कहते हैं हराइजन्स। दिस लेयर्स आर कॉल्ड रेफर्ड टू एज हराइजन्स। और ऐसे कितने लेयर्स होता है? आप देखिए चित्र में बनाया गया है, हराइजन ए, हराइजन बी, हराइजन सी और फिर होता है बेडरॉक। तो फिर आइए अब हम डिस्कस करते हैं ईच लेयर की इम्पोर्टेंस क्या है, कंपोजिशन क्या है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल। हम देख पा रहे हैं ये आउट ऑफ ऑल दिस आई थिंक द टॉप सॉइल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और उसके कई सारे गुण होते हैं। हम टॉप सॉइल के बारे में, हॉरिजॉन ए के बारे में हम 7 पॉइंट्स कवर करेंगे जो कि बुक में दिया गया है, बस मैं आपको बताती जाऊंगी। ओके, देन लेट्स कम। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल नॉट द लेयर्स बिलो इट। हम जो देखते हैं हमको साधारण आँखों में सबको टॉप सॉइल ही दिखता है और वो लेयर बाय लेयर वो नहीं दिखता क्योंकि वो तो टॉप सॉइल के नीचे ही होगा ना। तो इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ रिसेंटली डॉग डीज वी कैन सी द इनर लेयर्स ऑफ द सॉइल। अगर हम जहाँ पर एक गड्ढा खोला गया है उसमें अगर जाकर झाँकेंगे तो देखेंगे नीचे की नीचे और एक बाय एक लेयर कैसे दिखाई पड़ रहा है। सच ए व्यू enables us to observe the soil profile at that place। तो फिर सभी जगह का सॉइल प्रोफाइल अलग अलग होगा क्योंकि किस जगह ज़्यादा पथरीला होगा तो फिर और किसी जगह अगर वो फर्टाइल लैंड है तो फिर टॉप सॉइल ज़्यादा गहरा होगा। इसी हिसाब से सभी जगह का टॉप सॉइल प्रोफाइल अलग अलग होगा। उसी जगह हम गड्ढा खोलेंगे तो उसी जगह का सॉइल प्रोफाइल का हमें पता चलेगा। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन व्हाइल डिगिंग ए वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग। जब किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन खोला जाता है ना तो उसी जगह भी आप सॉइल प्रोफाइल देख पाएंगे, या फिर कहीं जगह अगर वेल खोला जा रहा है तो फिर वहाँ पर भी आप सॉइल प्रोफाइल देख पाएंगे, यानी कि सॉइल का लेयर्स देख पाएंगे। इट ऑल्सो कैन बी सीन एट द साइड ऑफ रोड ऑन ए हिल और ए स्टीफ रिवर बैंक। अगर रिवर बैंक बहुत थिक ऐसे स्टीफ है तो फिर ढालू नहीं है, स्टीफ है, तो वहाँ पर भी हमको देखने के लिए मिलेगा। या फिर रोड अगर कट गया है साइड से और नीचे तो गहराई है तो फिर वहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। द अपर मोस्ट, तो फिर आइए अब देखते हैं वो 7 पॉइंट्स क्या क्या है हॉरिजॉन ए के बारे में। नंबर 1, अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। ये कवर करता है 2 पॉइंट, यानी कि टॉप सॉइल जो कि हॉरिजॉन ए है उसका कलर डार्क होता है। सेकंड पॉइंट, इसमें ह्यूमस और मिनरल्स होता है। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस होने की वजह से क्या होता है, ये फर्टाइल लैंड हो जाता है। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट्स। ग्रोइंग प्लांट्स को ये सारे न्यूट्रिएंट्स देता है, यानी कि बहुत कामकारी है। दिस लेयर इज जनरली पॉइंट नंबर 5, ये सॉफ्ट पोरस और कैन रिटेन मोर वाटर।
तो फिर ये सॉफ्ट होता है और पोरस होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर माना जाए तो ये सॉफ्ट होता है, यानी कि फसफस होता है और उसमें छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं। 5th पॉइंट, इट कैन रिटेन मोर वाटर। ये बहुत सारी वाटर अपने आप में रिटेन कर सकता है। इसके ऊपर अगर पानी आ जाएगा ना तो ये एब्जर्व करके अपने आप में रख लेगा। देन इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और द हरिजन ए। तो ये सारे लक्षण होता है हरिजन ए का। और फिर क्या क्या इसका और भी इम्पोर्टेंस है। टॉप सॉइल जो है, दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज वर्म्स, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। तो ये बहुत से एनिमल्स और प्लांट्स ये सबको सपोर्ट करता है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, रोडेंट्स, मोल्स, बीटल्स, ये सब ये टॉप सॉइल में ही रहते हैं। और रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल। ये भी अक्सर क्वेश्चन में आता है कि रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स कहाँ रहते हैं, कि ये विद इन टॉप सॉइल के अंदर ही एम्बेडेड होके रहते हैं। एम्बेडेड होके मतलब वहाँ ही भर्ती होके रहते हैं, उससे नीचे नहीं जा पाते, वहाँ पर ही जकड़ कर रहते हैं। द नेक्स्ट लेयर, आइए अब देखते हैं हरिजन बी। हरिजन बी के बारे में आपको 3 पॉइंट्स याद रखना है कि इसमें लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी हरिजन इज मिडिल लेयर आफ्टर ए हरिजन एंड बिफोर सी हरिजन, इट इज़ द मिडिल लेयर। ए बी सी आता है ना, तो फिर बी कहाँ आता है, ए और सी के बीच आता है। ऐसे ही बी हरिजन इज द मिडिल लेयर। फिर इसमें लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है इन कंपेरिजन टू टॉप सॉइल, ठीक है। पर इसमें ह्यूमस ही नहीं, ह्यूमस और मिनरल्स ये सब लेसर अमाउंट होता है। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट। ओके, तो फिर ये 3 पॉइंट्स है। इसमें ह्यूमस और मिनरल्स टॉप सॉइल के मुकाबले कम होता है। ये ए हरिजन और सी हरिजन के बीचों बीच आता है, मिडिल लेयर है, और ये हार्डर और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। ओके, कम टू सी लेयर। सी लेयर इज द थर्ड लेयर। दिस इज मेड अप ऑफ स्मॉल लॉम्स ऑफ रॉक विथ क्रैक्स एंड क्रैशेस। इसमें छोटे छोटे लॉम्स ऑफ रॉक का, लॉम्स यानी कि बड़े बड़े रॉक्स नहीं होते, छोटे छोटे रॉक का छोटे छोटे लॉम्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे रॉक्स का टुकड़ा होता है विथ क्रैक्स एंड क्रेविसेस। तो और उसी पत्थर में, स्टोन्स में छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं और क्रेविसेस भी होते हैं। बिलो, उसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे सी हरिजन के नीचे आता है बेडरॉक। बेडरॉक आता है सी के नीचे। हमने देखा था फिगर में, ये बेडरॉक क्या है, ये व्हिच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विथ स्पेड। बेडरॉक को हम खोलताड़ नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर है। ओके, this is about the 3 horizons and the bedrock. Now the soil profile is over. Now come to soil types, यानी कि different types of soil. Different types of soil, इसका कैटेगराइज कैसे किया जाता है, तो फिर उसी गुण होता है, हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। और उनके टेक्सचर के हिसाब से उनका अलग अलग नाम भी है, ये हम आगे जाकर पढ़ते हैं। तो एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। वेदरिंग में क्या होता है, रॉक्स पार्टिकल्स छोटा पार्टिकल्स में परिवर्तित होता है। दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये तो पार्टिकल्स सैंड और क्ले होता है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम व्हिच द पार्टिकल्स वेर फॉर्म। तो कौन से प्रकार के रॉक से ये सॉइल बने हैं, उसी हिसाब से डिपेंड करते हैं कि इसमें कितना रॉक्स है और कितना क्ले है। बेसिकली हमको ये पता चल ही रहा है, सैंड मतलब ग्रेनुलर पार्ट और क्ले मतलब बहुत ही फाइन पार्ट्स। ओके, दैट इज द पेरेंट रॉक। कौन सा पेरेंट रॉक से ये बना है, उसी हिसाब से उसमें कितना सैंड रहेगा और कितना परसेंटेज क्ले रहेगा, और कितना परसेंटेज सैंड और क्ले रहेगा, उसी हिसाब से वो कौन सा टाइप का सॉइल बनेगा। ये सारे इंटरडिपेंडेंट है। तो सॉइल किसे कहेंगे, द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। तो सॉइल कुछ और नहीं, रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस की एक मिक्सचर है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, सॉइल में बेसिकली रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस ये 2 चीज़ होते हैं, पर कुछ सॉइल होता है उसमें और कुछ थर्ड पार्ट भी होता है,
ओके, ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. नाउ कम टू द पॉइंट. लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉइल. तो सॉइल का और क्या क्या पार्ट है, इसमें अर्थवर्म होता है, प्लांट का रूट्स मिलता है, और बैक्टीरिया और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमारी आंखों को दिखता भी नहीं है, ऐसे होता है. ये सॉइल का इम्पोर्टेंट पार्ट है जिनका कि कुछ रोल है हमारे लिए ज़िंदगी में. द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस. सॉइल का हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन सा पार्टिकल्स कितना प्रोपोर्शन में है. जैसे द सॉइल कंटेंट्स, सैंडी सॉइल हम किसे कहेंगे. अगर यहाँ जो ऊपर जो दिया गया है 3 प्रकार का सॉइल का बनन है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल. ओके, देन फर्स्ट कम्स टू द सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल मतलब आपको लगता है कि बालू बालू सा है, और जैसे समुंदर का बालू, नदी के बालू होता है, ऐसे बालू बालू सा है. तो आपको पता चल रहा है कि दिस टाइप ऑफ सॉइल कंटेंट्स ग्रेटर प्रोपोर्शन और बिग पार्टिकल्स, इट इज कॉल्ड द सैंडी सॉइल. सैंडी सॉइल में थोड़ा बड़ा बड़ा पार्टिकल होता है. और इफ द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर, और अगर तो फिर क्लेई सॉइल क्या है, अगर फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा है और ग्रेन्युलर पार्टिकल्स कम है तो फिर वही होता है क्लेई सॉइल. ओके, द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर, देन इट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल. और लोमी सॉइल किसे कहेंगे कि जितना बड़ा पार्टिकल्स रहेगा इतना फाइन पार्टिकल्स रहेगा, दोनों बराबर का रहेगा, उसे कहेंगे कि लोमी सॉइल. ओके, इफ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम, then the soil is called loamy. Thus, the soil can be classified as sandy, clay and loamy. 3 प्रकार का सॉइल. आगे जाकर हम ये भी पढ़ेंगे कि किसका नेचर क्या है और किसमें कौन से प्रकार का वेजिटेशन अच्छे होते हैं. उनका नेचर जैसा होगा उसी हिसाब से उसमें वेजिटेशन होंगे. The size of the particles in a soil has an influence on its property. तो फिर पार्टिकल का साइज क्या रहेगा, उसी हिसाब से उसका प्रॉपर्टी बनेगा, उसी सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक बनेगा. जैसे मैं कह दे रही हूँ कि छोटा छोटा पार्टिकल रहेगा, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स ज़्यादा रहेगा, तो फिर वो क्लेई सॉइल हो जाएगा. उसमें क्या होगा, उसका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा. ठीक है, और अगर ग्रेनुलर पार्ट ज़्यादा रहेगा, बड़ा पार्टिकल ज़्यादा रहेगा, तो फिर वो थोड़ा पोरस होगा, उसमें एयर ज़्यादा रहेगा और उसमें वाटर रिटेनिंग पार्टिकल ज़्यादा नहीं रहेगा. वो जल्दी ही वाटर ऊपर से नीचे चला जाएगा, वो रिटर्न नहीं कर पाएगा. ये तो आपको पता चल ही रहा है. ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट. द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन ए सॉइल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टी. जैसे सैंड पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर, सो देयर आर लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम. दिस स्पेसेस आर फिल्ड विथ एयर. जैसे हम सैंडी सॉइल की बात लेते हैं तो फिर वो सब इकट्ठा नहीं आएंगे, एक दूसरे से वो अलग अलग हो जाते हैं ना. तो 2 ग्रेन्स के बीच थोड़ा लार्ज स्पेसेस रहेगा, और इसी स्पेस में क्या एयर भर के रहेगा, तो स्पेसेस रहेगा, स्पेसेस में एयर रहेगा. वी से दैट सैंड इज वेल एरेटेड. तो फिर जो सॉइल सैंडी है वो वेल एरेटेड रहेगा, एयर अच्छी तरह रहेगा, जाना आना तो लगा रहेगा, और जो उसमें अगर हम पानी भी डालेंगे तो जल्दी से ड्रेन हो जाएगा. The spaces between the sand particles, water can drain quickly through the spaces between the sand particles. So sandy soil tend to be light, well aerated and rather dry. इसी हिसाब से हम देखें, क्योंकि वाटर तो टिकेगा नहीं, तो और ये पानी को तो पकड़ के नहीं रख पाएगा, इसीलिए ये लाइट होगा, हल्का होगा, वज़न कम होगा, वेल एरेटेड होगा और थोड़ा सा ड्राई होगा. ओके, आइए अब देखते हैं क्लेई पार्टिकल्स, क्लेई सॉइल का नेचर. Clay particles being much smaller, packed tightly together, leaving little space for air. Clay particle जो है वो छोटा छोटा होता है, वो एक दूसरे से क्वाइट चिपके हुए रहते हैं, तो फिर उनके बीच स्पेस ही नहीं रहता. जब स्पेस ही नहीं रहा तो फिर एयर भी नहीं रहता. और ये सैंडी सॉइल की तरह नहीं होता है, ये सब एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, इसीलिए इनका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है. वाटर कैन बी हेल्ड इन द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द क्ले. क्ले का पार्टिकल्स के बीच वाटर इसी गैप में रह जाता है, क्योंकि ये क्लोज कंटेक्ट में रहते हैं. क्लेई सॉइल हैव लेस एयर, और क्योंकि उनका बीच में स्पेस नहीं रहता इसीलिए एयर भी नहीं रहता.
बट, तो फिर और क्या होता है, बट दे आर हेवी, ये हेवी रहता है, एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल, क्योंकि सैंडी सॉइल के मुकाबले इसमें ज़्यादा वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, इसीलिए इसका वजन ज़्यादा होता है। आइए अब देखते हैं लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में हमने कहा था पहले से कि सैंड और क्ले बराबर रहता है, पर सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ और एक तीसरा चीज़ भी रहता है, वो क्या है, सिल्ट। और ये सिल्ट क्या है, सिल्ट अकर्स एज डिपोजिट इन रिवर बेड। तो फिर शुरू करते हैं। ये लोमी सॉइल जो है द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ के लिए लोमी सॉइल बेस्ट है। और इट इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले प्लस सिल्ट। और ये सिल्ट, क्ले क्या है, सैंड क्या है, हमने तो पढ़ चुके हैं। सिल्ट क्या है, सिल्ट अकर्स एज डिपोजिट इन रिवर बेड, रिवर के नीचे हिस्से में, जिसे कि रिवर बेड कहते हैं, वहाँ पर जो जमा होकर रहता है उसे सिल्ट कहते हैं। और सिल्ट का साइज क्या है, क्ले और सैंड का बीचों बीच साइज, ये है सिल्ट का साइज। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज ह्यूमस इन इट, और इसमें हाँ ह्यूमस भी रहता है, तो फिर तो ये सर्वगुण संपन्न हो गया। अरे वाह, इसीलिए तो ये फिट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ है ना। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज ह्यूमस इन इट, इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ना ज़्यादा वाटर रिटेन करता है, ना कम वाटर परकोलेट हो जाता है, तो फिर ये राइट कैपेसिटी होता है उसका वाटर रिटेन करने के लिए। ठीक है। एक्टिविटी 9.3, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ क्लेई, लोमी एंड सैंडी सॉइल्स। तीनों का एक एक सैंपल लीजिए। टेक ए फिस्टफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल, रिमूव एनी पेबल्स, रॉक्स एंड ग्रास ब्लेड्स फ्रॉम इट। किसी एक का सैंपल लीजिए, उसमें से छोटे छोटे जो रॉक्स पीस या पेबल्स है उसको, या फिर ग्रास ब्लेड है उसको निकाल लीजिए। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालते जाइए और नीड द सॉइल, उसको गूंदते जाइए, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना, ऐसे ही उसको नीड कीजिए। ऐड जस्ट इनफ वाटर सो दैट ए बॉल कैन बी मेड फ्रॉम इट, बट एट द एंड टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी। अब उसमें इतना ही पानी मिलेगी, ये काम आपको बहुत ही केयरफुली करना होगा। आप ड्रॉप ड्रॉप पानी ऐड करते जाएंगे और उसको गोला बांधने की कोशिश करेंगे, डो बनाने की, जैसे हम आटा का करते हैं। आखिर में जैसे वो चिपचिपा ना हो, यानी कि जैसे आटा का डर रहता है बिल्कुल ही ऐसे करना है, वो किसी बर्तन से चिपका हुआ नहीं रहता ना। तो फिर ट्राई टू मेक ए बॉल फ्रॉम दिस सॉइल, और आप उसको एक बॉल बनाइए ऑन ए फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस में रोल दिस बॉल इनटू ए सिलेंडर, उसको एक सिलेंडर बनाइए, यानी कि लंबाकार, ओवल टाइप ऑफ लंबाकार हिसाब से सिलेंडर बनाइए। ट्राई टू मेक ए रिंग फ्रॉम द सिलेंडर। अब सिलेंडर को और लंबा करके थोड़ा गोलाकार रिंग बनाइए, कैसे आप रिंग देखें ना। तो रिपीट दिस एक्टिविटी विथ अदर सैंपल्स, ऑल्सो डज द एक्सटेंट टू व्हिच द सॉइल कैन बी सेव्ड इंडिकेट्स इट्स टाइप। ऐसे आप 3 सैंपल लिए थे 3 टाइप्स ऑफ सॉइल का, सभी को इसी प्रकार से पहले गोला बनाइए, फिर सिलेंडर बनाइए, फिर एक रिंग बनाइए। उसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप का सॉइल है, क्योंकि ऑब्वियसली जो सैंडी है उसका तो बाइंडिंग अच्छा नहीं होगा, जो क्लेई है बहुत ही अच्छा बाइंडिंग होगा, और जो लोमी है उसका बाइंडिंग सैंडी सॉइल से अच्छा होगा पर क्लेई सॉइल से थोड़ा कम होगा। कैन यू सजेस्ट व्हिच टाइप ऑफ सॉइल कुड बी बेस्ट फॉर मेकिंग पॉट्स, टॉयज एंड स्टेचेज। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कौन सा टाइप ज़्यादा अच्छा होगा पर्स बनाने के लिए, टॉयज या फिर स्टेचू बनाने के। अरे हाँ, मुझे तो लगता है कि क्लेई सॉइल, क्योंकि वो बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर देगा, है ना, क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स है वो क्लोजली रहते हैं। आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल का प्रॉपर्टी क्या है। यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल। हमने सॉइल का कुछ यूजेस ऑफ लिस्ट किया। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। अब हम देखते हैं कि उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कुछ गुण हम परखते हैं। पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। ये पर्कुलेशन रेट क्या है। पर्कुलेशन, ये नाम सुनने से ही आपको लगता है अरे ये कुछ भारी चीज़ है, ये कुछ और नहीं है। बस सिंपली आप एक ही लाइन याद कीजिए कि हमने अंडरलाइन भी कर लिया है, जो कि दूसरे कलम में है। हाउ फास्ट द वाटर पासेस डाउन द सॉइल। पानी अगर आप डालें
तो वो कितना जल्दी नीचे चला जाता है, उसी को बोलते हैं परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। ओके, क्लियर? भुजो एंड पहली मार्क्ड 2 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर ईच। भुजो और पहली ने 2 अलग अलग जगह 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर एक स्क्वायर लेकर उसको मार्क किए। कहाँ कहाँ पर? वन ऑन द फ्लोर ऑन देयर हाउस एंड द अदर ऑन द कच्चा रोड। एक तो अपने घर में फ्लोर के ऊपर मार्क किए और एक कच्चा रोड। कच्चा रोड मतलब पता है ना, जो कि पिच नहीं हुआ है, यानी कि अनपेव्ड है। कच्चा रोड मतलब जिसमें आप अगर गर्मी के दिन में जाएंगे तो धूल भी उड़ेगा। ओके, अब मालूम चल गया ना। दे फिल्ड 2 bottles ऑफ द सेम साइज विथ वाटर। 2 बोतल में सेम मात्रा में पानी लीजिए। दे एम्प्टायड द वाटर फ्रॉम द बोटल्स 1 each एट द सेम टाइम इन द सेम स्क्वायर। तो फिर एक बोतल को एक स्क्वायर में आप डालिए। दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लो डाउन एंड वॉज नॉट ऑब्जर्व्ड। तो फिर कहाँ कहाँ पर हमने 2 स्क्वायर बनाया था? एक तो फ्लोर के ऊपर और एक कच्चा रोड के ऊपर। तो फिर जो हमने फ्लोर के ऊपर स्क्वायर बनाया था वहाँ पर पानी डालने से वो तो पूरा बह गया, फ्लो डाउन एंड वॉज नॉट ऑब्जर्व, बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं हुआ। बट हमने जो कच्चा रोड पे किया था वो तुरंत ही ऑब्जर्व कर लिया। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। आइए अब एक्टिविटी करते हैं और इसको अच्छी तरह समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम्स। आप डिवाइड योरसेल्फ 3 टीम्स में आप डिवाइड हो जाइए। नेम द टीम ए, बी एंड सी। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासेस डाउन द सॉइल। अब आपको पता चलेगा कि कितना जल्दी पानी नीचे पास करता है सॉइल में। कहाँ पर? सॉइल में। तो यू विल नीड ए होलो सिलेंडर और ए पाइप। इसके लिए आपको एक होलो सिलेंडर चाहिए और एंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर। आप सभी वही सेम साइज का डायमीटर लेके वही पाइप यूज कर रहे हैं जिनका डायमीटर की सेम है। सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच ए पाइप आर गिवन बिलो। तो फिर अब आपको कुछ सजेशन दिया जा रहा है कि कैसे आप उसको करें। नंबर 1, इफ पॉसिबल गेट ए स्मॉल टीन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम। आप उसको अगर एक टीन कैन लेकर आप उसके निचले हिस्सा को उड़ा दीजिए, अब बन गया एक सिलेंडर। या फिर ये PVC पाइप और अप्रोक्सीमेटली डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज अवेलेबल, कट इट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस एंड यूज दैम। PVC पाइप भी ले सकते हैं 20 सेंटीमीटर लॉन्ग का और उसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉयल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। जहाँ पर आप ये सॉयल कलेक्ट करना है आप वहाँ पर उसी पाइप को 2 सेंटीमीटर डीप तक अंदर दबाइए। तो pour 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली। अब आप 200 ml पानी लेकर उसी पाइप में डालिए। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज़ द एम्प्टी 200 ml बोतल। जैसे आपको छोटे छोटा कोल्ड ड्रिंक्स का, लस्सी का बोतल आता है ना 200 ml का, वो इसी में आप नाप सकते हैं। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर। अब आप टाइमर में स्टार्ट कीजिए। क्या आपने कौन सा टाइम में ये डालना शुरू किया था? व्हेन ऑल द वाटर हैज परकुलेटेड, कि जैसे सारा पानी नीचे बह गया है। ओके, ऐसे ही करके आपको करना है। कैसे? एक ट्यूब लेकर पानी बोतल में से पानी दे रहे हैं ना, तो व्हेन ऑल द वाटर हैज परकुलेटेड, जबकि सारा पानी नीचे चला गया है। लिविंग द पाइप एम्प्टी, अब पाइप पूरा एम्प्टी हो गया है। नोट द टाइम अगेन, अब आप फिर से टाइम को नोट कीजिए, जब शुरू किया था तब और अब। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर द रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप व्हाइल पोरिंग। जब आप पानी डाल रहे हैं तो आप इस बात का ख्याल रखिए जैसे एक बूंद भी पानी बाहर ना गिरे, सारे के सारे पानी अंदर ही डालना है। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ परकुलेशन। ये कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए एक फार्मूला है परकुलेशन रेट। ये आप ml या फिर ml पर मिनट कह सकते हैं। ओके, इसका यूनिट रहेगा ml पर मिनट। तो फिर आपको क्या करना है? परकुलेशन रेट इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर जो कि ml में नापा जाएगा पर परकुलेशन टाइम जो कि मिनट में नापा जाएगा। तो फिर प्रति मिनट में कितना अमाउंट ऑफ वाटर परकुलेट करता है, नीचे चला जाता है, वही होता है परकुलेशन रेट।
और ये ml/min रहेगा इसका यूनिट। जैसे कि एग्जाम्पल, सपोज that for a certain sample it took 20 minutes for 200 ml to percolate। जैसे 200 ml पानी को परकुलेट होने के लिए, यानी कि ऊपर से नीचे जाने के लिए 20 मिनट्स टाइम लगा। तो ऐसे में परकुलेशन, रेट ऑफ परकुलेशन क्या रहेगा, 200 ml by 20 मिनट्स, तो 10 ml/minute। अब आपको पता चला। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन इन योर सॉइल सैंपल। आप अपने सैंपल का ये परकुलेशन रेट निकालिए, कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद अदर्स एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ परकुलेशन। ऐसे रेट ऑफ परकुलेशन देखें, अलग अलग प्रकार सैंपल लेकर हम ये करेंगे। तो अगर हम रेट ऑफ परकुलेशन देखें तो सैंडी सॉइल का परकुलेशन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो तो बहुत ही जल्दी ऊपर से नीचे चला जाएगा। फिर उससे थोड़ा कम होगा लोमी सॉइल और उससे थोड़ा कम होगा क्ले सॉइल। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि परकुलेशन रेट क्या है। तो फिर इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म करते हैं। हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं मॉइस्चर इन सॉइल। Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.